Good evening, ma'am. Let's wait for the others, okay? गुड इवनिंग सोनम। आरती का वेट करता है, मे बी आ जाए। ठीक है, अदरवाइज स्टार्ट कर देंगे 5 मिनट में।
Okay, hello, good evening all. Am I audible? Hope so. ओके, ठीक है। तो जैसा कि प्रॉमिस किया था भाई, फ्रैक्शनल पार्ट आज स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आरती, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आरती। ओके, गुड इवनिंग मैम। यस सर। ओके, ठीक है। तो आज पढ़ना है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, 2 फंक्शंस, पर आई डोंट थिंक कि उससे हम आगे पहुंच पाएंगे। तो एक हमारे पास नंबर होता है हर बार की तरह। ठीक है, इस पूरी नंबर की कहानी है। अब वो नंबर कैसा हो सकता है हमारे पास, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, हो सकता है 1.23, 3.26 या 5 पॉइंट समथिंग, है ना, जो भी हम मान सकते हैं 40। तो ये हमारे पास एक नंबर है जिसमें एक इंटीग्रल पार्ट है और एक क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, जैसा बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी। तो अब क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं मंजिला ब्रैकेट। ठीक है, तो इनसे हम डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, ये पूरा, नॉट दिस ओनली एक्स, ये पूरा हमको क्या बताता है, फ्रैक्शनल पार्ट बताता है। ठीक है, आपको पता है कि एक नंबर जो होता है x, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो उसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट। करेक्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 1.23, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, इसी नंबर का अगर ये x है तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1.23, जो कि हो गया 1। ऐसे ही अगर इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 1.23 ऐसे वाले ब्रैकेट्स में हो गया 0.23। ठीक है, ऐसे करके हम सिंपली निकाल सकते हैं। अब हमारे पास फंक्शन तो गिवन है, तो अब पहला टेस्ट आप लोगों के लिए, चलो मुझे बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.74 कितना होगा। कम ऑन, कैलकुलेट करो अपने पास तीनों और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। -2.74, ठीक है, -2.74 का मुझे फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। कम ऑन, तीनों ट्राई करो भाई। ओके, यू हैव 1 मिनट ओनली। आर यू डूइंग? हम्म, एक सेकंड रुकना सोनम। हाँ, वो एक जरूरी पेमेंट करनी थी। हाँ, तो हाँ, दोबारा बताना था ना। देखो कुछ नहीं है इसमें, ऐसे समझो कि एक नंबर है, ठीक है, उसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस नंबर का, जैसे मान लो 1.23 ये नंबर है, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो कैसे डिनोट करेंगे हम, इसी नंबर को इस वाले ब्रैकेट में रख के। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट ये मैंने निकाल दिया। ओके, और फ्रैक्शनल पार्ट मैंने ये निकाल दिया। फ्रैक्शन पार्ट माने इसी नंबर को हम इस वाले ब्रैकेट में रखेंगे। ओके ना, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट निकल गया। जब इंटीग्रल पार्ट निकल गया, फ्रैक्शन पार्ट निकल गया, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि x, यानी कि जो कि 1.23 है,
उसकी वैल्यू हो जाएगी इसके इंटीग्रल पार्ट के प्लस इसके फ्रैक्शनल पार्ट के। तो फिलहाल मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट। चलो इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल के दिखाओ कैसे निकलेगा। देखो जरा, किसी भी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए उसी नंबर को लो और उसमें से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दो, है ना, यही तो बताया गया है। तो चलो करके देखो फटाफट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा अब। आरती, आर यू गेटिंग? मैम, आर यू गेटिंग? कैसे करना है? हम्म, यस सर, ओके ग्रेट, ट्राई करो करने का। ठीक है ना? यस सर, ओके गुड। कुछ नहीं किया, ठीक है, अभी तक हमने हमने वही चीज लिखी जैसे हमने पहले लिखी थी। एक नंबर होता है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस वाले ब्रैकेट से इंटीग्रल पार्ट का, इस वाले ब्रैकेट से फ्रैक्शनल पार्ट का। -0.74 सोनम का आंसर। लगा ही था मुझे। ठीक है, ओके, -0.74, ओके। प्रिया मैम, आपका आंसर आ गया होगा, -1.74। ओके, तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि आप तीनों ही गलत हैं। ठीक है, देखो जरा, मैंने बताया था किसी भी नंबर का, ठीक है, जब फ्रैक्शन पार्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर को यहाँ रखेंगे और माइनस करेंगे उसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आएगा समझ में, अब स्ट्राइक कर गया। देखो जरा ध्यान से, अगर इस फ्रैक्शन पार्ट को मुझे निकालना है तो मुझे क्या निकालना होगा, इस नंबर को माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि नंबर क्या है, -2.74। मतलब ये क्या हुआ, -2.74 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.74। इसका जरा ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मालूम है क्या होने वाला है, ये कहां पर है, ये -2 से 3, -3 के बीच में है। इनमें से छोटा वाला कौन सा है, बताओ, -3, है ना। जब भी जैसे हम -1 से लेके 2 तक का जब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट, जैसे -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 और 2 में से छोटा वाला आता है। तो ऐसे ही ये किसके बीच में है, -2 से -3 के बीच में है, और इनमें से छोटा कौन सा है, -3, जैसे कि पहले बताया था ग्राफ में, है ना। ये चलता है हमारा इधर से इधर ऐसे, और वैल्यूज कौन सी आती है, ये वाली। ठीक है, तो ये कहां से जा रहा है, -3 से -2 की तरफ बढ़ रहा है फ्रैक्शन पार्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -3। अब जब इसकी वैल्यू -3 है, माइनस साइन बाहर है, इस यहाँ पे आ गया 2.74। ओके, ये आ गया 2.74 +3, ये। अब 3 में से आप समझ जाओ, 3 में से 2.74 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.26। तो ये इसका आंसर होगा। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज बताओ। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नंबर लेना है, उसमें से उसका इंटीग्रल पार्ट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है, ठीक है, उसी नंबर का। तो ये नंबर मैंने यहाँ भी रखा, ये नंबर मैंने ब्रैकेट के इस वाले अंदर भी रखा, और इसको सॉल्व करना हमें आता है। ठीक है ना, यस सर, ग्रेट। ठीक है, तो आई होप आपके आंसर मैच हो गए होंगे अब की बार, है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -2 से -3 के बीच में, और छोटा वाला आता है तो इसलिए -3, है ना। तो अब -3 यहाँ पर आ गया, माइनस साइन बाहर, +3 आ गया, +3 और ये वाला जब आप एडिशन करोगे इनका, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया। तो ये तो सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि अरे इसका ये भी मिल सकता है, फ्रैक्शन पार्ट तो 0.74 है। एक्चुअली मैंने भी सेम मिस्टेक की थी, ठीक है, जो मिस्टेक सोनम और आरती ने की है वही मिस्टेक मैंने की थी जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, एक चीज और है, आपने आंसर से देखा हमारी वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, है ना, हमारी वैल्यू यानी कि नंबर कितना भी बड़ा हो, 1.23 था, 2.74 रखा, हमारा आंसर हमेशा फ्रैक्शन पार्ट का कितना आया, 0 से 1 के बीच में ही आया, है ना भाई, 0 से 1 के बीच में ही आया। तो मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, है ना, इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन मतलब जो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन क्या हो गया, एक्स का डोमेन हो गया हमारा रियल नंबर्स, है ना, क्योंकि इसमें हम कोई सा भी नंबर उठा के पुट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को इसके अंदर। जैसे मान लो ये मैंने लिख दिया कि भाई y मेरा एक फंक्शन है जो कि है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, रियल नंबर में कुछ भी रखूं इसमें, मेरे मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, -∞ से ∞ तक, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, जो कि ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू। तो हमारे पास रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज, रेंज आपको मालूम है कि y की जो भी वैल्यू होगी वो होगी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दिस नंबर,
तो मैं इसमें रख दूं मान लो 1.99999 समथिंग 8 रख देता हूँ। तो इसका फ्रैक्शन पार्ट जब मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को मिलने वाला है 0.9998। तो ये किसके बीच में हुई, ये हुई सिर्फ 0 से लेके 1 के बीच में। तो फ्रैक्शन पार्ट हमारा हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगा। तो रेंज कितनी हो गई, कुछ ऐसी हो गई रेंज 1 के बीच में। और यहाँ पे ये हटा दो, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट है, ये इंटीजर बन जाएगा अगर यहाँ पर इतना आ गया तो, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में इसकी रेंज हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। ओके यस सर, शाबाश, यस सर, बहुत सही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिखना सिखाया था, ठीक है। तो इसकी अब जरा डेफिनेशन लिख के देते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी भाई, कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होगा हमारा, यहाँ पे मैं इसको y भी लिख सकता हूँ, ओके। y is a function of x which is defined as fraction part of x, okay, which is also defined as number x minus greatest integer of x, ऐसे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बन गई। अच्छा, अब इसमें जरा हम टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत चेंज होने वाली है नंबर टू नंबर, ओके। वो बात ठीक है कि इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, बट स्टिल अगर मैं ग्राफ बनाने की बात करूं तो वो जरा चेंज होने वाली है। देखो कैसे, इस फंक्शन के हिसाब से, है ना, इस फंक्शन के हिसाब से। अब एक काम करते हैं, जब हमारा x जो है वो मेरा, जब हमारा x कैसा है, 0 से 1 के बीच में है, मतलब ऐसा लिख देता हूँ 0 से 1 के बीच में, ओके। जब मेरा x 0 से 1 के बीच में है तो नंबर कैसा आएगा, जरा देखो यहाँ पे एग्जांपल रख के देख लो। 0 से 1 के बीच में अगर ये हुआ, ये तो x ही है, ये तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी नंबर लूंगा मैं यहाँ पे वही आ जाएगा, ओके। मान लो मैंने 0.5 ले लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। अब x में उसका फ्रैक्शन पार्ट आएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.5 कितना होगा बताओ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.5 कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 0, है ना, क्योंकि ये किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, और इसमें हमेशा छोटा वाला आता है, तो छोटा वाला यानी कि 0, तो ये आ गया 0.5। मतलब क्या हुआ कि जब मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, सिर्फ x मिलता है, फ्रैक्शन पार्ट हट जाता है, ओके। तो मेरे पास क्या आ गया, x आ गया, y इज इक्वल टू x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, ओके। ये मेरे को सिर्फ एक वैल्यू मिली है अभी तक, ओके। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू जब मेरी x जो हो, कैसा हो, वो 1 से 2 के बीच में हो, ओके। ऐसा वैल्यू लेके देखते हैं। तो अगर 1 से 2 के बीच में है तो ऐसा एक काम करते हैं, इसको रख के देखते हैं 1.5, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1.5 रखूं, ठीक है, और यहाँ पर भी 1.5 रख दूं, तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का क्या आएगा, ये 1 से 2 के बीच में है, हमेशा क्या आता है यहाँ पे, यहाँ पे आता है छोटा वाला यानी कि 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस वही हमारा x जो कि रखा हुआ था 1.5, ठीक है। तो क्योंकि वेरिएबल लेंगे, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, जो हम वैल्यूज ले रहे हैं ये जस्ट एक एग्जांपल है, हमें एक्चुअली फंक्शन बनाना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम प्लॉट नहीं कर सकते ऐसे एकदम, ओके। तो अब क्या करना है हमें ये हो गया 1.5 माइनस 1 आ गया, ठीक है। देन क्या आ गया हमारे पास, यही फंक्शन हम लिख देंगे कैसे, -1 करके, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कोई सी भी रखूं 1 से लेके 2 के बीच में, x की कोई भी वैल्यू रखूंगा 1 क्या, 1 ही मिलना है मुझे हमेशा, 1.0001 से लेके 1.9999 तक, ओके। तो ये क्या आ गया मेरे पास फंक्शन, x-1 आ गया। ये किसी को अगर समझ में ना आया तो प्लीज बताना, ठीक है। x-1 बताओ, ये समझ में आ गया, ठीक है, ओके, हाँ, ओके ग्रेट, ठीक है। अब जरा 2 से 3 के बीच में रख के देखते हैं, तो फिर से हमारे पास फंक्शन क्या है, वही नंबर माइनस उसका इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, गुड आरती, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 से 3 के बीच में अगर मैं इसको रखते देखता हूँ, यानी मान लो 2.7 रख दिया, इसका फ्रैक्शन पार्ट, सॉरी इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 से लेके 3 के बीच में है ये, तो हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा वाला, तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि माइनस वही नंबर जो हमने लिखा था, है ना भाई, यानी कि 2.7। तो फंक्शन क्या बन गया, x-2, x-2। तो ये हम हर बार हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को प्लॉट नहीं कर सकते हमेशा x के साथ ऐसे ड्रामेबाजी करके, है ना, क्योंकि x की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो उसके हिसाब से हमारा फंक्शन वेरी कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यार ये लोग बड़ा बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, -1 -2 हम क्या कर रहे हैं, बस इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटा रहे हैं वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है। तो सिमिलरली हम ऊपर वाली वैल्यूज को खुद प्लॉट कर सकते हैं, x+1 x+2, जैसे देखो x-1 x-2 है ना, ऐसी x+1 x+2 x+3 आ जाएगा। जब वैल्यूज कैसी होंगी मेरी, यहाँ पे होगी
हाँ -1 से 0 के बीच में, ठीक है। और ऐसी इसमें हो जाएगी हमारी -2 से 1 के बीच में, ऐसी ये हो जाएगी हमारी -3 से -2 के बीच में। अगर ये वाली वैल्यू आपको प्लॉट करके दिखानी है तो एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं बस, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये आ गया, ओके। ये वाली पॉइंट करते हैं, ठीक है। -1 से 0 के बीच में देखते हैं। तो अगर मैं इसमें वैल्यू -1 से 0 के बीच में रखूं, यानी कि मान लो मैंने रख दिया -0.5, तो जब माइनस यहाँ पर है, इसका -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बताओ। ये है हमारा -1 से 0 के बीच में, तो बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है। छोटा वाला लेते हैं हम तो इसलिए यहाँ पे -1 आ जाएगा, जो कि -1 बाहर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x ही है हमारा, -1 + 1, तो ये आ गया -x + 1 है, -x का हुआ गया। अच्छा 0 लिया था ना इसके बीच में, हाँ तो मतलब ये है कि x की जो वैल्यू थी वो थी ना इतनी पूरी, तो -x क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पूरी x की वैल्यू -0.5 है, ओके। आई होप सही होगा। x का वैल्यू है -0.5, तो माइनस तो आएगा नहीं बाहर, सिर्फ x ही आएगा, ठीक है। जो हमने वैल्यू रखी थी वो यहाँ पर आ गई, और ये वाली वैल्यू जो अंदर पुट करते हैं तो क्या आता है, -1 आ जाता है, जो कि बाहर वाले माइनस से प्लस हो गया, x + 1 आ गया, ओके। ऐसे ही देखो यहाँ पर जब मैं -1 से -2 के बीच में लूंगा तो -2 आएगा, इस वजह से यहाँ पे -2 आ जाएगा, और माइनस बाहर है ही, तो वो आ जाएगा +2। ऐसे ही सेम टू सेम +3 के साथ भी होगा, ओके। तो ये हो गई फंक्शन डेफिनेशन तैयार। अब फटाफट इसका ग्राफ बनाते हैं। बताओ अभी तक सब कुछ क्लियर है, ग्राफ पे आ जाऊं सीधा, बस इसमें और कुछ नहीं बचा है कराने के लिए, बस ग्राफ बनाना है, ठीक है। कम ऑन बोलो, ठीक है, यस सर, ओके ग्रेट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अगर लेना है तो आपको, ठीक है। ओके, अब जरा थोड़ा मुश्किल पार्ट है, मैं जरा एक बार फिर से लिख लेता हूँ इसको, जो मेरा फंक्शन था, ठीक है। ये था हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं नंबर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। और इसको हमने वैल्यूज दे दी हैं पहले से। हमारा y इज इक्वल टू एक्स होगा जब x क्या है, हमारा 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स हो गया, लिख लीजिए, लिख लिए लिख लिए, ओके सही है, गुड, ठीक है। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसे ही y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये था हमारा क्या था यार, -1 से 0 के बीच में, है ना। ऐसे ही -2 से -1 के बीच में, ये आ गया 1 से लेके 2 के बीच में, और ये आ गया 2 से लेके 3 के बीच में। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। देखो एक बार सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। चलो, तो अब आपने हमने बताया था कि भाई y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कैसे बनती है, ये लाइन कैसे बनती है, ये लाइन ऐसे बनती है, y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा ये तो मैं पूरी बना देता था हर बार, लेकिन अब कितनी बनाऊंगा, अब मैं सिर्फ बनाऊंगा 0 से लेके 1 पॉइंट तक के लिए, क्यों, क्योंकि x की वैल्यूज हम इतनी ही रख रहे हैं, है ना भाई। ये आती है हमारी डोमेन रेंज का खेल, जब मैं 0 से लेके 1 तक वैल्यू लूंगा सिर्फ तभी के लिए y इज इक्वल टू एक्स है ये वैल्यू, उसके अलावा नहीं, ठीक है। और ध्यान से, मैं इसमें 0 से 1 तक की वैल्यू रख रहा हूँ, बट मैं 0 को इंक्लूड कर सकता हूँ बट 1 को इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से बनाते हैं, 0 से लेके 1 के बीच में ऐसी लाइन, ये खुला वाला और ये भरा वाला, क्योंकि 0 इंक्लूड हो सकता है और 1 इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कब से, जब से हम 0 से लेके 1 वैल्यू लेते हैं, क्लियर। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए आ गया, माइनस ए आ गया, x के साथ है जो फंक्शन, तो भाई हमारा ग्राफ कैसा शिफ्ट होगा, हमारा ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, किस वैल्यू से, a वैल्यू से, है ना। तो यहाँ पे है x -1 है, तो यहाँ पर आ गया। ये जो पूरा ग्राफ जो कि पहले 0 पर था, अब उसमें जरा a वैल्यू ऐड कर देते हैं, 1 ऐड हो जाएगा, और शिफ्ट किधर होगा, राइट हैंड साइड, तो फिर यहाँ पर 1 से ये पूरा ग्राफ सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा। बट y का वैल्यूज कितना होगा, y का वैल्यूज ऐसी हो जाएगी, पूरी लाइन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको पॉइंट प्लॉट करना है ढंग से। ये जो हमारी लाइन है जो कि 1 से पास हो रही है ना, जो कि 1 से पास हो रही है, उसमें हम कैसे लिखेंगे, ऐसा ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि देखो ये है 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल, यहाँ पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 को तो इंक्लूड कर सकते हैं बट भाई 2 इंक्लूड नहीं होगा, ओके। तो ये चीज हो गई, तो ऐसे ही करके हम बार बार ग्राफ बनाएंगे, और फाइनली हमको जाके देखो क्या मिलेगा। ये हो गया हमारा 0, ओके, एक वैल्यू तक बना देता हूँ, 1 2 3, ठीक है, इतना बना लेते हैं, बाकी तो कंटिन्यू हो जाएगा ऐसे सब में, ऐसे ही 1 2 और 3,
और ये ऐसे भी कंटिन्यू हो जाएगा इधर भी, ठीक है। तो पहला ग्राफ मैंने बनाया था y इज इक्वल टू एक्स के लिए, जो कि ऐसा कुछ बन गया था, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स। दूसरा वाला ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, और ये वाला क्लोज इंटरवल, ये वाला ओपन इंटरवल, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है। ऐसे ही थर्ड इंटरवल मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, 1 2 3 -1 -2 -3, ओके, ये बन गया ये, ठीक है। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और ये ऑन सो ऑन चलता चला जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होगा 4 के लिए, अगर ये पॉइंट 4 आ गया तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ओके। तो ये हो गया सही। अच्छा, सेम टू सेम इस वाले के साथ भी हो जाएगा ऐसे ही। जो हमारा ग्राफ है भाई, अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन दे रखा है, तो यहाँ पे है प्लस ए की वजह से क्या होगा, 1 यूनिट से, यानी कि जो भी हमारा a होगा, a यूनिट से हमारा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। मैंने वो 4 पॉइंट बताए थे, आई होप आपको याद हो। तो उससे हमारा ग्राफ जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स वाला, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ बना है, ठीक है। ऐसे ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, सेम क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, ऐसे ही फिर यहाँ पर हो जाएगा ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो ये आपका फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ है, ठीक है। और ऐसे ही सो ऑन चलता चला जाएगा। ये यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। अब बताओ, ग्राफ किसी को क्लियर नहीं है तो बताना प्लीज, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा कितना है, 1 है। क्लियर हुआ भाई, बोलो यार, चलो भाई बोलो। क्लियर हो गया, ग्राफ ग्राफ कैसे बनाए, देखो अच्छे से देख लो, इनइक्वालिटीज देख लो। हाँ यस सर, ओके, गुड़िया मैम, क्लियर है, ओके ग्रेट। गुड़िया मैम आर यू देयर, ओके ठीक है ना। तो ये हो गया इसका ग्राफ। और अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमको मतलब लिखवाई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ठीक है। यही इसका ग्राफ है। अगर कभी बनाने को आ जाता है तो भैया ऐसी सीधी सीधी लाइन खींच दो हर एक पॉइंट पर से, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब चलो मुझे बताओ, हर एक लाइन का स्लोप, जो हमारा स्लोप होता है, जैसे मैंने बताया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है लाइन की, ओके। और हमारे पास लाइंस कैसी हैं, y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। इस टाइप की हमारी इक्वेशंस हैं। अरे भगवान चलो ठीक है, आरती एंड गुड़िया मैम आप बताइए कि इनका स्लोप कितना होगा। हर एक लाइन का स्लोप सेम है, स्लोप बताइए मुझे कितना होगा। ठीक है, मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, m होता है, ये जो m दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। और मुझे बताइए कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि m क्या होता है, वो होता है tan थीटा, ठीक है। चलो चेक करके बताओ इतने में जरा नोट कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज इधर, ठीक है। बहुत तेज हो सोनम, प्रॉपर्टीज, कम ऑन। क्या हुआ भाई, स्लोप नहीं आ रहा। ये जो हमारा m था, देखो हर किसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू 1 है आगे, ठीक है। तो हर कोई जो लाइन होगी हमारी वो 45 डिग्री पर होगी। इसका क्या प्रमाण है, इसका ये प्रमाण है कि m की वैल्यू 1 है, ठीक है। ध्यान से देखो, m का वैल्यू 1 है और m को हम tan थीटा लिखते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, 45 डिग्रीज पर, ठीक है। इसलिए इसका जो स्लोप है वो 1 है, ओके। आगे चले, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, देखो कि हमारा कोई भी इंटीजर अगर हम इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तब भी फ्रैक्शन पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा हमारा 0 से लेके 1 की वैल्यू ही देगा। जो भी फ्रैक्शन पार्ट होगा इसमें नंबर का, उसी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, ओके। जो भी नंबर होगा वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। अगला हो गया इफ फ्रैक्शन पार्ट अगर कोई p आ जाता है, देन मतलब अगर मान लो किसी भी फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू आपको गिवन है पहले से कि उसकी वैल्यू ये है, तो हम ये लिख सकते हैं कि x जो होगा हमारा, जो भी फ्रैक्शन पार्ट के अंदर नंबर है, उसको हम लिख सकते हैं n प्लस p लिख सकते हैं उसे, ठीक है। n क्या है हमारा, कोई भी एक इंटीजर है, ओके। नेक्स्ट क्या आ गया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होगा 0। कब होगा, जब हमारा इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर इंटीजर से बिलोंग करिए ये,
तो ऐसा होगा इस केस में। अगला केस क्या है, माइनस एक्स फ्रैक्शन पार्ट का, एक्स फ्रैक्शन पार्ट का क्या होगा, 1 आएगा कब, इफ एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं लेंगे तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा हम पे। अगला हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है हमारा, ठीक है, वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई के, ये आपको पता है पहले से, ठीक है। तो अगर ऐसा है, इफ दिस इज सेटिस्फाइंग, ठीक है, ये तभी सेटिस्फाई करेगा इफ फ्रैक्शन पार्ट जो होगा हमारा इन दोनों का, ठीक है, वो 0 से 1 के बीच में हो। इस x और इस y को, ये चीज हम तभी लिख सकते हैं इक्वल करके, दोनों का सम करके इंडिविजुअल करके हम इक्वल तभी लिख सकते हैं जब उन दोनों के इंडिविजुअल फ्रैक्शन पार्ट का सम 0 से 1 के बीच में आए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या था, नेक्स्ट वाला ये है कि x प्लस वाई जो है वो हमारा x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1 आ जाएगा। प्लस 1 कब आएगा, इफ 1, अरे यार ब्रैकेट ये वाला लगना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो सर इसको तुम जनरलाइज कर सकते हो, मैंने बताया अभी कि 0 से 1 के बीच में होगा तो ये चीज आएगी, ठीक है। अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको आप जरा जनरलाइज कर सकते हो कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, प्लस 2 आ जाएगा कब, इफ 2 से 3 के बीच में वैल्यू, ठीक है। अब इसको मैं और जनरलाइज कर सकता हूं, मैं किसी भी नंबर के लिए लिख देता हूं इसको अब, कि ये जो है ऐसा हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा, ठीक है, प्लस n हो जाएगा कब, जब यहाँ पर n हो और ये कैसा हो हमारा फ्रैक्शन पार्ट दोनों का, इसका सम, ये नहीं लगेगा सॉरी, n प्लस 1 हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 था 1 आ गया, यहाँ पर 2 था 2 आ गया, यहाँ पर 3 था तो 3 आ जाएगा अगर होगा तो, n था तो n आ गया। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी लगी हमको। आगे बढ़े, प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी समझ में ना आए तो बताना। अब आगे पढ़ते हैं सबसे मजेदार फंक्शन, ठीक है, मजेदार तो नहीं है वैसे, ठीक ही है, हाँ ओके। क्लियर हो गया मैम आप दोनों को, आगे चलते हैं। ओके, रेस्पॉन्स यस सर, ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं सिग्नम फंक्शन पे, ठीक है, ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं सिग्नम फंक्शन, सोनम जी आप भी देख लेना अच्छे से, ज्ञानी, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। देखो इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है, मतलब जो हमारा फंक्शन डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स से, इसको हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ x अपॉन x। ये हमारा फंक्शन है, मेन मेन जो फंक्शन हमारा वो ये है, ठीक है। अब इसको भी हमने चीजों में तोड़ लिया है, ठीक है, इसको भी हमने चीजों में तोड़ लिया है, देखो जरा कैसे, मतलब इसकी डेफिनेशन हमने कुछ ऐसी कर दी है, फंक्शन सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स ऐसे करके लिखते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन कैसे, सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है, एस जी एन ऑफ एक्स ऐसे करके लिखते हैं। इसकी फंक्शन डेफिनेशन हमने ये तोड़ी है कि ये 1 होगा जब x हमारा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ये 1 होगा जब x हमारा 0 से बड़ा होगा। आप खुद बताओ, जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो पहली बात तो हम मॉड को भूल जाते हैं, है ना, जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो इसमें हम मॉड को नहीं लिखते, ओके। तो इसमें हम अगर मॉड को ना लिखेंगे तो फिर हमारे पास दो टाइप के फंक्शन हो जाएंगे, प्लस प्लस एक्स अपॉन एक्स और एक हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना। और ये प्लस कब होगा, जब हमारा x जो है वो 0 से बड़ा होगा, और ये माइनस कब आएगा, जब हमारा x जो है वो छोटा होगा 0 से। तो दो डेफिनेशन तो आपको यही मिल गई, ठीक है। तो ये आ गया 1, कैसे आया ये x अपॉन एक्स करके आया पॉजिटिव में। ऐसे ही जब x छोटा होगा 0 से तो कैसा आएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, जो कि कट के -1 आएगा, ठीक है। आई होप +1 और -1 समझ में आ गया होगा क्यों आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने ये बोला है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर जो है हमारा वो कभी 0 नहीं हो सकता, बट स्टिल हम इसमें ऐसा मान के चलते हैं, पता नहीं क्यों, ये मुझे भी नहीं समझ में आया, ठीक है, ये चीज मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन जब x को हम 0 रखेंगे, ठीक है, x को जब हम 0 रखेंगे तो हम मानते हैं कि ये 0/0 फॉर्म है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ओके। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब भी होती है ना, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे ही कि मतलब ऊपर से कि क्यों आया गया, क्योंकि देखो आप खुद बताओ,
जब आप इसको 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो 0/0 फॉर्म थोड़े ना 0 होती है, 0/0 तो भाई अनडिफाइंड होती है। मैथमेटिक्स में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ये सब चीजें हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली तो इधर यहाँ पर हमारा इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा था, बट जब मॉडुलस फंक्शन आ गया तो हमने क्या करा यार, हमने इसको चेंज करने की कोशिश करी, क्योंकि देखो हम मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इस पार्ट को भी इस पार्ट को भी। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया तो नीचे बन गया 1, ओके, नीचे क्या बन गया 1। और जब इसको डिफरेंशिएट किया तो x की कोई वैल्यू बनी, x की कोई वैल्यू बनी, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो इसकी कोई वैल्यू बनी, जिसमें हमने बाद में जब 0 रख के देखा तो हमको 0/1 मिला, जो कि 0 होता है। इस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू 0 है। तो फिलहाल इस चीज को कंफ्यूज ना होना कि यार यहाँ पे ये 0 कैसे आ गया, 0/0 क्यों नहीं आया, ठीक है। फिलहाल इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अच्छा, ये मोस्ट सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, ये इसकी मोस्ट सिंपल डेफिनेशन है। इसको मान लो अगर यहाँ पर हमारा, यहाँ पे तो हमारा x दे रखा है, मान लो कोई और फंक्शन आ जाता, उससे पहले इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं सिग्नम ऑफ x की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई मॉड x अपॉन x रहेगा जब हमारा x 0 नहीं है, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा जब हमारा x 0 है। ये बात भी सही है ना, ये बात भी सही है। हमने इसको कैसे लिखा है, इसको हमने मॉड खोल के लिखा है, इस वजह से हमें दो वैल्यूज ऊपर नीचे मिल गई, बट यहाँ पे हम मॉड को नहीं ओपन कर रहे, बस ये बता रहे हैं कि वो 0 नहीं है। जब 0 होगा तो आपको पता ही है ये वैल्यू है ही, और जब 0 नहीं होगा तो इन दोनों में से कोई आएगी, इन दोनों में से कोई मतलब मॉड आएगा, जिसको हम सॉल्व नहीं किए हैं अभी। तो हम बेसिकली इस वाले पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है, वो बस डेफिनेशन के तौर पे लिखी हुई है। अच्छा, अभी तो हमने यहाँ पर ऐसा एक फंक्शन लिया है कि भाई मॉड x अपॉन x है, पर क्या पता यहाँ पे हमें कोई और फंक्शन मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन आ जाए, कोई बढ़िया सा फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर, है ना, या फिर मतलब कुछ भी x² -1, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ सकता है। तो सिग्नम फंक्शन ऐसा ही बन सकता है हमारे पास। तो अगर ऐसा बन गया तो उसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, सेम टू सेम ऐसे लिखी जाएगी जैसे मैंने इसमें बताया। इसमें हमने x था अंदर, तो हम x की बात कर रहे थे। अब क्या है, पूरा फंक्शन है अंदर, तो फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन कैसा हो सकता है हमारा, फंक्शन अगर मान लो अंदर वाला फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, तो मतलब मॉड भी पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड को खोलेंगे ना जब डेफिनेशन पाएंगे तो, ठीक है। जब मॉड को हमने हटा दिया, अब जरा इसको ध्यान से देखो भाई, जब ग्रेटर देन 0 वैल्यू लूंगा तो कैसी आएगी, ये पूरा फंक्शन हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव यानी कि कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया fx अपॉन fx, ठीक है। अगर fx की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब आपको पता ही है 0 आ जाएगा वैल्यू। और अगर मान लो हमने fx से मतलब छोटी वैल्यू ले ली 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमें नेगेटिव दे देगी मॉड की वजह से, और नीचे वाली वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ओके। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ, ये हो गया, ये कट के हमारा 1 आ सकता है और ये हमारा कट के -1 आ सकता है, ठीक है। तो अब इसको जरा और सिंप्लीफाई वे में लिख लेते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन आ गया हमारा जिसमें सिग्नम फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x अपॉन fx है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, डेफिनेशन ये हो जाएगी 1 -1 0। तो मतलब क्या हुआ, इससे ध्यान से समझो कि जो भी कोई फंक्शन यहाँ पे आ जाए, कोई सा भी फंक्शन आएगा, उसकी हमेशा 3 वैल्यूज ही रहेंगी, 0 1 और -1, सिग्नम फंक्शन को लिखने के लिए, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 0 है। ये फंक्शन कब आएगा, जब फंक्शन स्मॉलर देन 0 है। और ये फंक्शन कब आएगा, जब फंक्शन की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन हो गए। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो एक काम करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को स्टैंडर्ड मान के इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो वैसे बहुत सिंपल है। हमारे पास y का वैल्यू कितना है, देखो जरा, जब ऐसा है तो हमारे y का वैल्यू कितना है, ये, और ये क्या है हमारी, ये डोमेन है। ये क्या बता रहा है, ये डोमेन को बता रहा है कि हम इसमें fx की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, 0, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, ठीक है। तो उसके लिए x की वैल्यूज मान लो, अगर x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 0 होगी, तो भाई हमारा जो फंक्शन है, जो पूरा फंक्शन है y का वैल्यू, ये y का वैल्यू कितना है, 1, 0 या फिर -1। तो जब पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 है, या मैं कह दूं यहाँ पे x का वैल्यू हमारा 0 है, तो फंक्शन कैसा दिएगा हमें, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ फिर से, 1 + 1 -1 0, x कैसा बड़ा, x कैसा छोटा, x कैसा 0। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 रख दिया, डोमेन 0 है, तो रेंज कितनी आई, 0 आ गई। तो मतलब कुछ भी हरकत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। बस ये यहाँ पे हमेशा 0 रहेगा, तो मैं एक पॉइंट इसमें ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना। जब x का वैल्यू 0 है
तो हमारा y का वैल्यू भी 0 आ गया, मतलब ओरिजिन बन गया, ये 0,0 पॉइंट आ गया, ये इंक्लूडेड है, ठीक है, ये पॉइंट इंक्लूडेड है पूरे ग्राफ में। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, जब हम 1 से ज्यादा 0 से ज्यादा बड़ी वैल्यू रहेंगे तो y हमेशा कैसा रहेगा, +1। जरा ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू +1, कैसा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा भाई। तो अरे ये तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें, हाँ जी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आ गई, y की वैल्यू कैसा रहा, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 मतलब मान लो अगर y 1 है यहाँ पर, तो x की कोई सी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। इधर क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा 1 जो x है वो ग्रेटर देन 0 बोला गया है, तो वो तो सारी यहाँ वाली डिजिट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बताया कि अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, कि ये यहाँ पे ये 0 को टच नहीं कर रहा है, मतलब इक्वालिटी का साइन नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है। इक्वल ना होने का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल वाला साइन नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, बिना भरा हुआ, बिना अनकलर्ड या फिर अनशेडेड हम सर्कल फॉर्म करेंगे, और ये आगे तक चला जाएगा, ठीक है। एरो बना देते हैं यहाँ पे, ये चलता चला जाएगा, ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन, सॉरी y इज इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब नीचे भी आपको समझ में आ गया, वो क्या होने वाला है, y का वैल्यू -1 होने वाला है, y का वैल्यू -1 मतलब सारी उन वैल्यू के लिए जो कि x से छोटी हैं, उनके लिए y हमारा कैसा बनेगा, -1 बनेगा, ये 1 था, ये आ गया -1, ओके। तो ये हमारे पास कैसा आएगा, ये आ गया 0, ये आ गया ऐसा, ओके। चलो अब बताओ, क्लियर हो गया। ये यहाँ पर से आता है आता है आता है, और फिर इसको छूता नहीं है, छूता तब है जब इसकी 0 0 वैल्यू हो जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है, बिना छुए इसको चले जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट पर ब्रेक हो जाता है फंक्शन। आई होप सिग्नम फंक्शन क्लियर हो गया होगा। बताओ भाई, बना लोगे इसका ग्राफ अब, कम ऑन टेल मी। अरे यार बना लेना, सही है, चलो बाकी सबको क्लियर हो गया भाई। देखे जरा, अरे वाह शाबाश, ठीक है। चलो अब इसकी 3 प्रॉपर्टी देखते हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। ये बोलते हैं कि भाई x टाइम्स सिग्नम ऑफ x, है ना, जो होता है वो मॉड ऑफ x होता है। इसके प्रूफ करने का तरीका क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, x टाइम्स मॉड ऑफ x अपॉन x, लो कट गया, ये आ गया मॉड x, मतलब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी मॉड टाइम्स सिग्नम ऑफ x जो होता है वो क्या होता है, वो x होता है, ये बोल रहे हैं। ऐसा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई मॉड x अपॉन x डॉट मॉड, है ना। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, ये कट जाएगा और आपके पास बचेगा एक्स, ये भी बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, वेरीफाई कर दिया हाथ के हाथ, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी है एक्स टाइम्स सिग्नम ऑफ एक्स, और उसके बाद फिर से सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है, 2 बार हो गया, इज इक्वल टू एक्स देगा हमको, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये आ गया मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स डॉट मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, है ना। तो एक एक्स तो कैंसिल कर देते हैं, डिनोमिनेटर में एक एक्स बचा, अब मॉड मॉड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अभी भी एक एक्स बाकी है, ये कट के एक्स आ गया, तो ये प्रॉपर्टी भी वैलिड है, ओके। तीनों प्रॉपर्टी वैलिड है, आगे बढ़े, बताओ फटाफट। इसका एक बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं, मजा आ जाए जिसको देख के, ठीक है। चले भाई, यस सर, ओके। अरे यार क्वेश्चन कहाँ गया, वो वाला मैंने क्वेश्चन नोट किया था, यस सर, ठीक है। तो एक ऐसा हम फंक्शन बनाने वाले हैं जिसमें हमारे पास y इज इक्वल टू दे रखा है सिग्नम ऑफ लॉग ई एक्स, ठीक है, सिग्नम ऑफ लॉग ई एक्स। तो जरा अब इसकी डेफिनेशन तोड़नी पड़ेगी भाई फंक्शन की, है ना, तब जाके बनेगा ये। एक सेकंड रुकना यार, ये क्वेश्चन कुछ और तो नहीं था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बुक में, गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए एक बार चेक करना सही रहेगा, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड आप लोग वेट करो। कहाँ मर गया ये? अरे यार,
यही वैल्यू है, यही वैल्यू है, ठीक है, यही वैल्यू है जो मैंने बोली है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सिग्नम ऑफ लॉग ऑफ एक्स की, है ना। हाँ, ये है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको भी फिर से वही करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन जो होता है वो 1, -1 और 0 सिर्फ 3 ही वैल्यू ले सकता है अपने लिए, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा वैल्यूज में। ठीक है, इसकी एक नई डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी। तो अगर मैं लिख दूं, मान लो कि सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ लॉग ई एक्स कैसा है, ठीक है, तो इसमें ऐसे करके वैल्यूज तोड़ते हैं। अब आपको पता है कि अंदर वाला फंक्शन मैंने बताया था ना अभी, सिग्नम ऑफ, इसका क्या मतलब हो गया, देखो लॉग ई एक्स हो गया इसका मतलब, अपॉन लॉग एक्स हो गया, लॉग ई एक्स। ठीक है, तो इसमें जब मैं वैल्यूज रखूंगा कैसी, जब एक्स जो होगा हमारा कैसा होगा, स्मॉलर देन जीरो होगा। जब एक बार पहले स्मॉलर देन जीरो होगा, स्मॉलर देन वैल्यू जीरो होगी तो भाई ये वाला वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और फिर -1 आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था, नेगेटिव आ जाएगा और -1 कटने के बाद आ जाएगा, तो ये आ गया -1। कब, जब वैल्यू छोटी है, और फिर उसके बाद वही होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखना है आपकी बार, हमें लिखना है लॉग ई एक्स, पूरा लॉग ई एक्स चाहिए, पूरा लॉग ई एक्स, पूरा लॉग ई एक्स। जब ये हट जाएगा, पूरा लॉग ई एक्स कैसा आएगा, स्मॉलर देन जीरो आएगा। ठीक है, तब जाके हमें मिलेगा ये चीज -1, क्योंकि लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ई एक्स और एक चीज माइनस में मिलेगी, तो वो कट के -1 आ जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, लॉग एक्स जब हमारा जीरो होगा तो आपको मालूम है फंक्शन हमको जीरो मिलना चाहिए, है ना भाई। अच्छा, और क्या कहते हैं, हमारे पास जब लॉग एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास ये मिलना चाहिए 1। इतनी बात तो हमें क्लियर है कि जो भी फंक्शन आएगा उसको हमें लिमिट्स में ऐसे ब्रेक करना है, और -1, 0 और 1 हमें वैल्यूज लानी है। अब इसके आगे क्या, क्योंकि यार हम इसके साथ तो प्लॉट नहीं कर सकते ना, हमें क्या पता कि फंक्शन में लॉग एक्स कैसा आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा एक्स में। तो इसकी एक नई डेफिनेशन तैयार करते हैं, सिग्नम ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, इसमें हम एक और नई डेफिनेशन तैयार करते हैं, -1, 0 और 1 आना चाहिए, बट अब की बार लॉग एक्स के साथ नहीं, एक्स के साथ। तो हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी कब आती है, लॉग ई एक्स इज स्मॉलर देन जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक काम क्यों ना करो तुम, एक काम करो, बोथ साइड ई ले लो। ठीक है, ये भी हमने ई की पावर में ले लिया, ये भी हमने ई की पावर में ले लिया। तो यहां से क्या हुआ, हमारा ये गायब हो गया पूरा, प्रॉपर्टीज के हिसाब से सिर्फ एक्स बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो या किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब कैसा है, हमारे पास हमने क्या रखा, इससे छोटा रखा था, तो मतलब वैल्यू क्या कितनी आ गई, ये 1 से छोटी वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, और देखो हम यहाँ पर यार जीरो ले सकते हैं, यहाँ पर हमने पहले ही जीरो इंक्लूड कर रखा है, आपको पता है पूरा लॉग एक्स जीरो आ जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पर आता है ये तो आपको पता है, बट यहाँ पर दिक्कत है थोड़ी सी, यहाँ पर जरा डिफरेंट है चीजें। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। -1 आ रहा था, और -1 कब आ जाएगा, जब हम x से 1 से छोटी वैल्यू लेंगे। और देखो जरा ये चीज बताओ मुझे, ये हम कहाँ तक ले सकते हैं, ये जो वैल्यू छोटी होगी ये कहाँ तक हो सकती है, ये सिर्फ जीरो तक हो सकती है। ओके, ये सिर्फ जीरो तक हो सकती है। देखो लॉग की लिमिट है, लॉग की लिमिट होती है भाई जीरो नहीं आ सकता, है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू जीरो नहीं आ सकता, इस पूरे का वैल्यू जीरो आ सकता है। तो इसका वैल्यू अगर जीरो आ गया तो मतलब इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी बैठेगा। मैंने बताया था पहले भी चीज कि भाई लॉग का क्या मतलब होता है, मान लो अगर यहाँ पे हमारा पास कुछ आना है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि x का वैल्यू जीरो डाल दिया, x का वैल्यू जीरो है, मतलब व्हाट विल बी द पावर ऑफ e टू गेट मी जीरो। मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है तब जाके जीरो मिलता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी, है ना। माइनस इन्फिनिटी, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो इसी वजह से हमको प्रॉब्लम पड़ रही है, तो यहाँ पे हम लिमिट क्या लेंगे, यहाँ पर हम जीरो का इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो उसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखना पड़ेगा, ये बिलोंग करेगी हमारी जीरो से 1 तक। और ये जो भी देखो मैंने कैसे लिखा है, मैंने क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखा, ओपन ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि हमें मालूम है ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये वाली लिमिट को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो जरा लॉग ई एक्स, सेकंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, इसको हमें जीरो बनाना है। तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ ई टू गेट मी एक्स, है ना। अब इसका आंसर हमें पहले से ही जीरो है, तो इसकी मैं ऐसी क्या पावर डालू कि मुझे जीरो मिल जाए, है ना। तो ये चीज है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ये पूरी वैल्यू हमें जीरो मिल रही है। तो ये सिर्फ कब हो सकती है, जब यहाँ पर हमारा एक्स भी जीरो हो जाए। ठीक है भाई, ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, हमारे पूरे लॉग ई एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, यस सर, ओके। ठीक, ग्रेटर देन 1 का वैल्यू क्या हुआ भाई, ग्रेटर देन 1 में फिर से मूवी करूंगा, इसके पास ई की पावर डाल देते हैं, इसके पास भी ई की पावर डाल देते हैं, है ना।
तो ये कैसा आएगा देखते हैं, चलो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 1, ओके, तो ये आ गया x विल बी ग्रेटर देन e की पावर 1। तो जब भी हमारा e से ज्यादा बड़ा होगा ये, तब हमारे पास ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, 1 से बड़ी आएगी, है ना। एक मिनट यार, मैं क्या कह रहा हूँ ये, हाँ इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई थी, अरे यार 0 रखना था ना यहाँ पे, ठीक है, 0 0 मतलब ग्रेटर देन 0, e की पावर 0 1, अब आएगा, ठीक, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन 1 आ गई। अच्छा, अब ग्रेटर देन 1 की भी लिमिट है भाई, ये बड़ी दिक्कत है, 1, हाँ गुड, है ना 1। तो अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि ये जो वैल्यू ग्रेटर देन 1 जा रही है, कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, ये हमारी 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है ना। x का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है, हमें पता ही नहीं कि कहाँ तक जाएगा। जब जैसे हमें पहले लिमिट बता रखी थी कि भाई log x में 0 नहीं आना चाहिए x का वैल्यू, इसी वजह से हमारी जो वैल्यू थी वो 0 से 1 के बीच में थी, ठीक है, और 1 हमने फाइंड किया था कि 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, इस वजह से ये बन गई वैल्यू, ओके। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, उसके बाद x ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारी नेक्स्ट। तो पूरी तरीके से हमारी फंक्शन डेफिनेशन तैयार हो गई है, -1 0 1 x 1 x इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से 1, ओके। अब फाइनली इसका ग्राफ बना लेते हैं, बड़ी दिक्कत है भाई, कितना बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। फाइनली इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसे बनने वाला है। आपको पता है कि log x का ग्राफ कैसे बनता है, log x का ग्राफ तो पहले आप ऐसे बना दो, ठीक है, ये 1 पर कट पड़ता है, आपको मालूम है। ये क्या वैल्यू है, x का वैल्यू 1 है यहाँ पे, है ना, x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, x का वैल्यू 0 कहाँ पर है, x का वैल्यू 0, तो मतलब हमारा ग्राफ भी 0, तो मतलब एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया ये, है ना भाई। अच्छा एक बात बताओ जरा, x का वैल्यू 0 हमारा कहाँ पर होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा तो वो कहाँ पर होगा, पूरे फंक्शन का वैल्यू हमने 0 रखा है, हाँ पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा 1 पर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है हमारी, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक थी ना, चेक किया किसी ने, हाँ मिस्टेक थी यार, 1 पे आता है ना हमारे पास। देखो मैं बता रहा हूँ, दोबारा से समझ लो इस चीज को, कि जो बीच वाली वैल्यू 1 क्यों है, 1 इसलिए है क्योंकि हम log e x का वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है, इसका वैल्यू 0 रख रहे हैं। तो हमने ये बताया है कि e की पावर 0 होगी जब हमें x मिलेगा, ठीक है, तो e की पावर 0 होगी जब हमें x मिलेगा, यही तो मतलब है इसका, व्हाट विल बी द पावर ऑफ x, व्हाट विल बी द पावर ऑफ e टू गेट मी x, ओके। तो इसकी पावर हमें पहले से पता चल गई, आंसर में पहले से बता दिया कि हाँ 0 पावर रखनी है, 0 पावर यानी कि x की वैल्यू 1, ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 आएगा, ओके। तो यहाँ पर हाँ 1 आ गया, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आया, देखो जब x का वैल्यू 1 है तो y 0 है, y 0 है, x का वैल्यू 1 पर, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, ध्यान से, ये वाला पॉइंट नहीं है, ओके। अब आगे अगर बात करें तो हमारे पास आगे की वैल्यूज क्या है, आगे की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, y का वैल्यू कैसा आएगा, 1 आएगा, तो 1 मान लो कहीं पर यहीं पे होगा, ठीक है, तो ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट आ गया, और कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ओके। अच्छा अब नीचे आते हैं, -1 वैल्यू कहाँ पर है, -1 है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कैसी आ रही है, -1, ठीक है, -1 जाएगी कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में, तो ये हमारी लाइन बन गई। अब जरा वैल्यू देखो कौन सी इंक्लूड करनी है, कोई सी भी इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास ऐसा बन गया, ठीक है, ये चीज हो गई। आपको इसका और शॉर्टकट तरीका यही है कि जिस भी ग्राफ के बारे में आप, मतलब जिस भी ग्राफ को आपको बनाना है ना, है ना, कोई सा भी ग्राफ आपको बनाना है, मान लो सिग्नम ऑफ कॉस एक्स बनाना है, ठीक है, या सिग्नम ऑफ साइन एक्स बनाना है, आप बस ये चेक करो कि वैल्यू -1 1 और 0 कहाँ पर आ रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये वैल्यू 0 पर ही आएगी, ये वैल्यू जब आएगी जब आपका पूरा फंक्शन यानी कि साइन एक्स मान लो, है ना, साइन एक्स मान लो स्मॉलर देन ग्रेटर देन 0 होगा, और इसमें साइन एक्स जो है वो स्मॉलर देन 0 होगा, बस ये चीज करनी है आपको, ठीक है। किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते हो, जैसे मैंने लॉग का बना दिया, तो पहले लॉग बनाओ, उसके बाद 1 -1 और 0, तीन वैल्यू पे देख लोगे कैसा एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ऐसे करके आप कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो मैं साइन एक्स बना देता हूँ, साइन हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, मैं इसको सिर्फ 2 पाई तक रख रहा हूँ, 2 पाई यानी 360, ये हो गया 3 पाई बाय 2, ओके, यानी कि हमारा 270 डिग्री, ये हो गया पाई बाय 2, ओके, पाई ये पाई, और ये हो गया पाई बाय 2। तो ये क्या होता है, वैल्यूज देखो कहां पर मिलती है हमें, x की जब वैल्यू होगी पाई बाय 2, तो हमको y का वैल्यू यानी कि साइन x का वैल्यू 1 मिलता है, लो भाई लो, एक पॉइंट तो हमें यहाँ मिल गया, ठीक है।
और आपको पता है कि ये पूरा वैल्यू कैसा होगा, ऐसा होगा, ये आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 0। तो जब भाई साइन का वैल्यू जब 0 कब होगा, जब x का वैल्यू भी 0 होगा। x का वैल्यू 0 मतलब साइन 0, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका गोल मटोल सा, ठीक है, और ये वैल्यू इंक्लूडेड है। एंड देन नेक्स्ट वाला क्या आ गया, अगर मैं सिर्फ इस इंटरवल की बात करूं तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें -1 आता ही नहीं है। इस पूरे को लेंगे तब हमें -1 वैल्यू मिलेगी, कहां पर, x का वैल्यू 270 डिग्री पर, यानी कि 3π/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, ओके, तो ये आ गया -1। तो यहाँ से लेके कहां तक वैल्यू जाएगी, यहाँ तक वैल्यू जाएगी, क्योंकि सिर्फ इन्हीं केस में ये -1 वैल्यू देगा। ओके, ऐसे करके आप कोई सी भी वैल्यू इसमें प्लॉट कर सकते हो। नेटवर्क प्रॉब्लम सर, ओके, ब्लर आ रहा है क्या वीडियो, मेरा नेटवर्क इशू है, आपका आपका साउंड भी नहीं आ रहा मेरे को मैम। आपका क्लियर है सर, ओके, हाँ मैम, आपकी तरफ से थोड़ा इशू हो रहा है शायद, ठीक है, प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए क्या, हाँ लीव हो गई, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, होगा, ठीक है। आपको लिमिट्स देखनी है भाई, लिमिट्स के बीच में आपको देखना है कि कहां से कहां तक हमारे पास वैल्यू जो है वो ऐसी आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप पूरा ग्राफ बना सकते हो। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये वैल्यू ध्यान रखना। देखो यहाँ से जो वैल्यू स्टार्ट, यहाँ से वैल्यू अगर स्टार्ट हो रही है ना, तो भाई देखो ये वाली वैल्यू भी यहाँ से खत्म होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, शॉर्टकट है इस चीज का, ओके। कोई सा भी ग्राफ अगर बना रहे हो आप सिग्नम फंक्शन का, तो जहां से आप खत्म कर रहे हो ना, वहीं से आपको अगली वैल्यू स्टार्ट कर देनी है। तो ये भी अगर मान लो यहाँ पर है, तो इसको भी यहाँ तक बनाओ, ये शॉर्टकट है इस चीज का, कि आप पाई से लेके 2π तक की वैल्यूज पे, आपको पता है कि दो वैल्यूज के बीच में ये 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू 3π/2 पर है, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं लोगे, आप पूरा पूरा इंटरवल लोगे इसका, कि हाँ इसके बीच में वैल्यू में हमें -1 मिल रहा है, ठीक है, ऐसे। ओके, cos x का भी सेम बन जाएगा, cos x में भी हमारे पास क्या होता है, cos x हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, बस इतना फर्क होता है इसके पास, ओके। तो ये इसका पूरा एक इंटरवल हो गया cos x वाला। तो सिग्नम ऑफ cos x कैसे बन जाएगा, ये ब्रेक कर लो जरा वैल्यूज, यहाँ पे देखो -1 मिल रही है, तो -1 के लिए यहाँ से यहाँ तक कर दो, ठीक है, और +1 के लिए कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और +1 के लिए यहाँ से यहाँ तक। ये आपका शॉर्ट हो गया, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया, ना कोई इंटरवल तोड़ना ना कुछ, ठीक है, आप इसको इजिली बना सकते हो। ओके, क्लियर हो गया भाई सब, यस सर, वाह, बहुत समझदार लोग यार, मुझे लगा था कि आज मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो अच्छी बात है, आपको सब कुछ समझ में आया है, ठीक है। तो ये था हमारे सिग्नम फंक्शन की कहानी, कंप्लीट हो गया ये भी। अच्छा, अब क्या बताना था, अच्छा कर्व टू कर्व इंटरसेक्शन बताना था मुझे एक बार, है ना। तो कर्व टू कर्व इंटरसेक्शन कैसे होती है, जैसे मान लो ये हमारा पैराबोला है, ओके, और इस पर कोई हमारा सर्कल कट कर रहा है, तो जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर, हमारा ये हमारा पैराबोला है, इसको हम और सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। और जो सर्कल है हमारा, ठीक है, सर्कल जो है हमारा, ये हो गया पैराबोला, ये हो गया सर्कल। सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसी कहती है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कह दिया। तो हमें देखना है कि ये कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये कर्व टू कर्व इंटरसेक्शन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये कर्व टू कर्व इंटरसेक्शन है। तो देखो इस वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, किसी भी एक कर्व को उठा लो, किसी भी एक कर्व को, ठीक है, मान लो मैं इसको ले लेता हूं, इस पूरे कर्व में से मुझे क्या करना है, मुझे बस x की वैल्यू निकालनी है, या फिर y की, जो भी आपका मन करे, x का या y का, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। x का वैल्यू लो, ठीक है, x का वैल्यू लेके दूसरे वाले इसमें डाल दो कर्व में, ठीक है, और x का पूरा एक इक्वेशन बन जाएगा, और उसको आपको सॉल्व करना है, x का या y का जो भी बनेगा। देखो अब इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर की पूरी डाल दूं तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, तो मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू डाल देता हूँ उसमें, या देखो मान लो चलो एक्स निकाल के डाल लेते हैं, ये हो गया अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जब डालेंगे तो देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा अंडर रूट 4ay का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा 4ay प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और क्योंकि आपको दिख रहा है, देखो साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि भाई जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है सर्कल और कर्व में, वो दोनों पॉजिटिव साइड हो रहे हैं, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको दो भागों में तोड़ दोगे, एक पॉजिटिव बाई और एक होगा नेगेटिव,
ठीक है, इस वाले को हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यूज? क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा नीचे। भाई वाई एक्सिस पे नेगेटिव में कोई इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा, तो वाई का वैल्यू क्यों लेना है ऐसा नेगेटिव, है ना। दूसरे पॉजिटिव वाला वैल्यू लो। पॉजिटिव वाला वैल्यू अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 4ay प्लस वाई स्क्वेयर, है ना, हाँ यही है, इज इक्वल टू 9। ठीक है, ध्यान से देखना अब इसको, वाई स्क्वेयर प्लस 4ay इज इक्वल टू 9। इसको जरा और सिंप्लीफाइड वे में क्वाड्रेटिक की तरह लिख लेते हैं, 4ay माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में एक्स का वैल्यू कैसा होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाता है। मॉड में लेना जरूरी है क्या सर? देखो यार, मॉड में लेना जरूरी तो नहीं है, मतलब वो देखो आपकी ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है। जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन कर लिया यहाँ पे कि भाई वाई मेरा नेगेटिव नहीं है, बट सोचो क्या होता कि मतलब ऐसा भी कुछ एक फिगर हो सकता था। अभी ये तो पैराबोला है, इसमें चल जाएगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो है ना, ये ग्राफ क्या कहते हैं उसे, ग्राफ सेंसिटिव बातें हैं ये, कि मॉड लेना है या नहीं लेना, या फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, ये ग्राफ सेंसिटिव बातें हैं। मतलब ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर ग्राफ में चेंज होती रहती हैं। कोशिश करना कि देखो आप जैसे ये जो हमारे पास पैराबोला होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, पैराबोला होता है, एलिप्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास होता है ये हाइपरबोलास, ठीक है, और या फिर हमारे पास आ गया ये क्या कहते हैं सर्कल। ये जो चार टाइप की फिगर होती हैं कोनिक सेक्शंस में आती हैं। मतलब हमारे पास एक कोन है, ठीक है, एक 3D कोन, और उसमें से हम ऐसे एक ना गत्ता लेके ऐसे साइड में से एक ट्रांसपेरेंट गत्ता है जो कि इसके आर पार निकल जाता है, हम इसकी वैल्यूज को देख रहे हैं। इस गत्ते को हम कभी इस एंगल पे रख देते हैं, कभी उस एंगल पे रख देते हैं। तो ये सब सारे जो फिगर बनते हैं ये एक कोनिक सेक्शन से बनते हैं, एक कोन से बनते हैं, इसलिए इन्हें 11th क्लास में कोनिक सेक्शन नाम के चैप्टर में डाला गया था। ठीक है, तो ये चारों फिगर एक ही फिगर से रिलेटेड है। इसी वजह से अगर आप मॉड नहीं भी लेते हो तब भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे मैक्सिमम। ओके, कोई भी अगर कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है, कोई भी कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वो सिर्फ मैक्सिमम दो ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो सकते हैं। ये देखो, ये हो गया सर्कल, एलिप्स, ठीक है, ये हो गया हाइपरबोला, और ये हो गया सर्कल। तो ये मिनिमम सिर्फ दो ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे। बट जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो ऐसे अजीबो गरीब कर्व भी आएंगे। ऐसे कुछ कर्व मैं आपको फिगर दिखाता हूँ बना के। ये एक कर्व है, ठीक है। अब मान लो आपके पास यहाँ पे एक सर्कल आ जाता है, ओके, तो यहाँ पे देखो एक दो तीन चार, चार पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मॉड वाली वैल्यू का इसलिए यूज आएगा। ये सारे रेगुलर कर्व्स हैं, तो इसमें आप मॉड लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो वैल्यूज आपको वैसे भी मिलेंगी मिलेंगी। ठीक है, बट जब आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स पढ़ते हो जिसमें मोर देन टू इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, पांच, हाँ, ठीक है, मार क्यों रही हो, ठीक है, हाँ, पांच। ओके, तो जब मोर देन टू हमारे पास इंटरसेक्शन होंगे तब हमको मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस से ही हमको पांच या चार वैल्यूज मिल पाएंगी। ओके, उसमें दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तब जाके होगा काम। बढ़े आगे। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई थी हमको। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर है, ए का वैल्यू क्या है, 1 हो गया, ओके, ये क्या है, वाई है, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 4a हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, -9 हो गया। चलो कंपेयर करते हैं, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4a पॉजिटिव का, और सी का वैल्यू -9। इसमें आप पुट कर दो, आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, और जो दो वैल्यूज आएंगी वही आपकी ये वैल्यूज होंगी। ओके, ये दोनों वैल्यूज इसमें मैं निकाल भी लेता हूँ, चलो एक बार। जैसे कि -b है तो मतलब -4a, ये कितना है, y का वैल्यू है यहाँ पे। अब ये x का था, ये y का वैल्यू है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या था, 4a स्क्वायर, यानी कि 16a स्क्वायर, -4 टाइम्स a क्या है हमारे पास 1 है, और c क्या है हमारे पास -9 है। अरे 9 4 जा कितना होता है, अपॉन 2 a है ना, a1, ओके, -4a स्क्वायर प्लस माइनस, अरे 9 4 जा नहीं लिखा अभी तक, ठीक है, 36, 16a स्क्वायर, ओके, अपॉन 2। अब देखो इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, है ना, 36, शाबाश, ठीक है, तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ए आ गया, ए स्क्वायर तो मुझसे सॉल्व होने से रहा, है ना, बट हाँ मैं एक चीज कर सकता हूँ, इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। तो इसमें से एक काम करते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से निकल जाएगा इजिली, ये 9 बन जाएगा, ये 16, ये है ही 4, तो यहाँ पर बन गया अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 9, और बाहर आ गया हमारे पास यहाँ पर 4, 4 कॉमन निकाला है इसमें से,
जब इसमें से और कॉमन निकालूंगा तो देखो ब्रैकेट के जब बाहर आएगा, मतलब ये अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4a² + 9 मल्टीप्लाई बाय √4। √4 मतलब 2। ठीक है, ये आ गया ये 2। हाँ ग्रेट, ठीक है। तो ये आ गया 2 ± 4a माइनस अपॉन 2। तो ये 2 भी मैं काट सकता हूँ इन सबसे। तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 ये है ही, और इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा -2a प्लस -4a² + 9। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू, सॉरी y का, हाँ y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा -2a प्लस माइनस √4a² + 9। ठीक है, तो आपको ये क्या मिल गया, y का वैल्यूज मिल गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो दो वैल्यूज हैं, ठीक है, एक वैल्यू है हमारे पास इसकी -2a प्लस √4a² + 9, और एक इसका वैल्यू क्या आ गया, वही -2a माइनस √4a² + 9। अच्छा, ये वैल्यू किसका है, ये सिर्फ y का वैल्यू आया हम पे अभी। तो x का वैल्यू तो निकाला नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, x, y की फॉर्म में बनते हैं, सिर्फ y आया x नहीं आया। तो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए आपको इस y का वैल्यू को किसी भी दोनों में से एक भी, किसी भी दोनों में से एक ग्राफ में रख देना, और x का वैल्यू आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, उसकी भी दो वैल्यूज आएंगी जैसे इनकी दो वैल्यूज आई हैं। ठीक है ना बच्चों, आई होप क्लियर होगा ये। यस सर, बहुत सही। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर्व टू कर्व इंटरसेक्शन को। आरती, इज दैट क्लियर? ओके, आई होप क्लियर, बहुत सही। ठीक है, तो ये चीज थी। अच्छा, टाइम क्या हुआ है, 3:23। अच्छा, 2 मिनट और रुक जाओगे क्या, 5-6 मिनट, मतलब एक चीज और कवर करानी थी। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और भाई देख लो बहुत अच्छे से, फिर बाद में कहोगे यार बड़े बेकार टीचर ने, आज ज्यादा देर होने वाला था। हो जाएगा ज्यादा देर, देखो। मैंने आपको बताया नहीं, बाद में आपको बोलेंगे पता नहीं किस गंवार टीचर से पढ़ के आए हो, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे मान लो हम हाइपरबोला क्रिएट करते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि हाइपरबोला क्या देता है, मान लो y = 1/x लिखा है मैंने। हम्म, ये हमारा हाइपरबोला बन गया, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। ये x एक्सिस जा रही है, ये y एक्सिस जा रही है। तो बेटा इस वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है, जो बताने वाला हूँ, इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखना। ऐसी वैल्यू पे एक बात बताओ, जब मैं x की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/0, यानी इन्फिनिटी, है ना। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। पर आपको मालूम है कि x = 0 पर हम इन्फिनिटी को कभी अप्रोच नहीं कर सकते, है ना। हम कभी इन्फिनिटी की पूरी वैल्यू तक पहुंच ही नहीं सकते। इसी वजह से हम ग्राफ में ये डॉटेड लाइंस यूज करते हैं। तो अब जरा इसको और बड़ा करके दिखाते हैं। ये जो हम डॉटेड लाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हमने अभी डॉटेड लाइन यूज करी है, ओके, इन्हीं डॉटेड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ओके, ये क्यों है, ये तब आती है वैल्यूज जब कुछ ऐसी वैल्यूज हमको मिल जाएं जिनको हम रीच नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि हमारा जब x = 0 है तो हमारा y टेंड्स टू इन्फिनिटी है, बट इट इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो जब ऐसी चीज आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट बोलते हैं। 10 मिनट। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके, आरती क्लियर हुआ ना, एसिम्पटोट क्या होता है। भैया प्लीज बेइज्जती मत कराना कहीं जाके, ठीक है, और बता देना कि हाँ हमको एसिम्पटोट पढ़ाए गए हैं। ठीक है, यस सर, बढ़िया। अच्छा, एक ना फॉर्म थी जिसमें मतलब हम्म, मैं उसको यार फॉर्म क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, वो थोड़ी सी इंजीनियरिंग लेवल की हो जाती है ना। चलो, अगर अच्छी लगेगी तो पढ़ाया जाएगा, वरना इस चीज को यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, एक चीज और होती है, पढ़ा दीजिए, ओहो हो, देखो तो सही, कितनी लाल सा है पढ़ाई की। तुम इंजीनियरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में आना, तुमको पूरा इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, मजा आएगा उसमें, है ना। ठीक है, तो क्या बताने वाला था यार मैं, इवन ऑड फंक्शन पढ़ा दूं। ठीक है, बस 10 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, इवन ऑड फंक्शन का बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये वैसे तुमको पता ही है, मैंने जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था तब पढ़ाया था, बट आरसी को नहीं मालूम, तो इनके लिए बता देते हैं। देखो, ईड और ऑड और इवन, ठीक है, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन चेक कैसे करते हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन ऑड है, कौन सा फंक्शन इवन है। तो यार इसके लिए बहुत सिंपल चीज है, जैसे कि मान लो मैं इसमें लिख के दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल बढ़िया नहीं है मेरे पास इसके, ट्राई करूंगा मिल जाए।
यार बढ़िया वाले एग्जांपल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कराऊं कि नहीं कराऊं। चलो इसको ऐसे समझ लो, देखो जैसे मान लो एफ एक्स जो होता है हमारा, ठीक है, कोई भी फंक्शन है। सर आरती ही बोली थी कल देर तक ले सकते हैं, तो हम रेडी हैं, करवा दीजिए 11 तक। आरती से पूछो पहले भाई, बाद में मेरे को गाली पड़ेगी ना, ठीक है। एक फंक्शन है ये, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस सन लगाता हूँ, मतलब मैं इस फंक्शन में एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट कर देता हूँ, ठीक है। यस, हम भी रेडी हैं। ओफो, ठीक है। तो देखो एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रख देता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे माइनस मान लो एफ एक्स वैल्यू मिल जाती है। इफ दिस इज ट्रू, मतलब ढंग से लिख देता हूँ इसे, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, अगर ऐसा है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा। देन ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया। ओके। और अगर मान लो हमारे पास क्या होगा, एफ में हमने माइनस एक्स डाला बट हमें क्या मिला, एफ एक्स मिला वापस, ठीक है। तो हमको ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बस इसका इतना ही है। और इसका ग्राफ तो ऐसा कोई खास है नहीं। जैसे कि जो इवन फंक्शन होते हैं वो रिपीटेड ग्राफ्स होते हैं। इवन फंक्शन का देखो मतलब बता देता हूँ कैसे है, ऑड और इवन। इसको ऐसे समझो, y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, अब इस फंक्शन में अगर मैं x का वैल्यू माइनस एक्स डाल दूं, तो मुझे देखो क्या मिलता है, माइनस साइन एक्स मिलता है ना। मतलब ये क्या मिला मुझे, माइनस ऑफ एफ एक्स मिला, क्या डालने पर, f का वैल्यू, x का वैल्यू माइनस एक्स डालने पर। ये किसका डेफिनेशन है, आप बताओ, किसका डेफिनेशन है भाई, ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है ना। ये फंक्शन ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है, जो भी हमने अभी अभी लिखा है, ठीक है। हाँ सर, सही है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास ऑड हो गया, तो मतलब साइन एक्स कैसा हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। ओके। और अगर यही मैं बात करूं, मान लो इसके भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लिमिट चेक करने पर है, ठीक है। कॉस, अच्छा कॉस की बात करनी है। ठीक है, चलो लो खुश करो। तो ये हमने लगा दिया कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू मैंने डाल दिया माइनस एक्स। माइनस एक्स डालने पर क्या मिलेगा, कॉस हमेशा माइनस साइन जो होता है अपने अंदर समा जाता है, खा जाता है। ठीक है, अरे ठीक है यार, आप पढ़ा लो मैडम, ठीक है। तो ये हमें cos x मिल जाएगा, यानी कि वही फंक्शन वापस मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। ये साइन फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, और ये कैसा है, इवन फंक्शन है। ये हो गया। अच्छा चलो बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की। एक्स क्यूब में वो भी चीज है, एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, मान लो इसमें माइनस एक्स डाल देता हूँ तो क्या मिलता है, माइनस एक्स की पावर 3 मिल जाती है, जो कि माइनस वन की 3 और एक्स की 3। माइनस वन की पावर 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है इसे। हाय राम, कितना गंदा बेसिक पढ़ाते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और एक माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, जो कि हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास, एक ऑड फंक्शन हो गया। ओके, ठीक है। आरती लीव कर गई भाई, अरे अरे नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो उसका अच्छा इसके पास ना एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास स्पेशल प्रॉपर्टीज है, नोट देखो ये लिख लेते हैं। हम्म, एक मिनट रुको, हाँ, अच्छे वाले पॉइंट्स लिखवाएंगे। द ऑड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम्म हम्म तो अगर मान लो दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, एक टेबल बनवा लेते हैं। एक दो फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स है और जी एक्स है, ठीक है ना, एफ एक्स है और जी एक्स है। अब मान लो हम उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मान लो इन दोनों में से एक भी कोई इवन हो गया, एक भी कोई ऑड हो गया, तो पूरा जो सम होगा, पूरा जो बड़ा फंक्शन बन रहा है ना, वो हमारा कैसा होगा, ये हमको बताना है। तो फिर ऐसा मान के चलते हैं कि पहला फंक्शन क्या है हमारा, इवन है, और दूसरा भी क्या है, इवन है। तो व्हेन बोथ आर इवन, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। अच्छा अगर दोनों ऑड होंगे तो ऑड मिलेगा। ओके। और मान लो अगर एक इवन है ना, एक इवन हो गया और एक ऑड हो गया, अरे यार नीचे लिख देते हैं, एक इवन एक ऑड, या फिर ये वाला ऑड और ये वाला इवन, दोनों केस सेम है।
इन दोनों ही केसों में हम नहीं बता सकते नाइदर इवन और नाइदर ऑड। जो बनने वाला फंक्शन है हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। कैसा होगा ऐसे देख के नहीं बता सकते, बट हाँ इससे बता सकते हैं कि इन दोनों को इंडिविजुअल देख लिया तो हाँ पूरा जो होगा वो इवन हो जाएगा। अच्छा अब जरा एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करते हैं। कोई भी दो फंक्शन आ गए भाई, मान लो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स आ गया, ठीक है। तो जब दोनों इवन है तो ये भी इवन ही होगा, ओके। और जब दोनों ऑड हैं तब भी ये इवन होगा, ओके। ये चीज हो गई। अच्छा और अगर मान लो ये वाली कंडीशन हम फॉलो करते हैं इसमें, अब ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जब एक हमारा इवन है और दूसरा हमारा ऑड है तो क्या होगा हमारे पास, इसमें हमें ऑड फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और इस वाले में भी सेम होगा, हमें ऑड फंक्शन मिलेगा। अच्छा और क्या कर सकते हैं, इसके साथ डिवाइड करवा लेते हैं इन्हें। डिवाइड करवा दिया, डिवाइड करवाने के बाद क्या मिलेगा हमें, जब दोनों इवन है तो इवन ही मिलना है 100%, ठीक है। और जब दोनों ऑड है तब भी इवन ही मिलना है। बहुत नाइंसाफी है ना। अच्छा जब इसके साथ ये वाले केस रखेंगे तो हमको क्या मिलने वाले हैं, ऑड मिलने वाले हैं, ओके। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फंक्शन के अंदर हमने दूसरा फंक्शन डाल दिया, इसको बोलते हैं देखो फॉग ऑफ एक्स, ठीक है। इसको ध्यान से समझो। अगर मान लो मैं जी के अंदर एफ एक्स को डाल देता, मतलब किस पे डाला है मैंने, एफ एक्स डाल दिया एक्स की जगह पे, तो इसको हम बोलते हैं गॉफ, ठीक है। और एक इसमें ऐसा भी होता है कि फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को डाल दिया एक्स की जगह पे, तो उसको बोलते हैं फॉफ ठीक है, अजीब है लेकिन है यही और ऐसे ही अगर जी के अंदर हम जी के फंक्शन को डाल देते हैं एक्स के साथ तो ये हो जाएगा गॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये ऐसे हम फंक्शन लिखे जाते हैं, चार फंक्शन। फिलहाल हम एफ के अंदर जी को डाल रहे हैं तो हमारे पास कैसे आने वाला है, अच्छा जी ऑफ एक्स का भी सेम होगा, मतलब ये वाला भी सेम ही होगा, ठीक है, इसकी तरह ही। तो फॉग कैसा होगा हमारे पास, इवन हो जाएगा। अच्छा अगर दोनों हमारे पास ऑड होंगे तो कैसा आएगा, तब भी ये इवन ही आ रहा है, बहुत ढीठ है। एक सेकेंड, नहीं नहीं, जब दोनों ऑड है तो ऑड आ रहा है भाई, ठीक है, ये ऑड आ जाएगा। प्रॉपर्टी कभी ना, और दूसरी अच्छा ऑड है, ऑड खत्म मिले, पढ़ा दिया। और एक छोटी सी चीज थी यार, लेकिन मुझे पता नहीं है वो ठीक से, मेरे को मतलब कहाँ प्रिंसिपल लगते थे उसमें, नहीं तो मैं बता देता वो भी, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये वाली चीज बताता हूँ देखो आपको, ठीक है, बड़ी अच्छी चीज है ये, इसमें आपको काम भी आएगी। कोशिश करता हूँ हाँ बताने का, कंफर्म नहीं है मेरे को, पर फिर भी ट्राई करते हैं। कि मान लो हम पे ये कंसेप्ट आ जाता है मैक्सिमम फंक्शन का, मैक्सिमम ग्राफ, मैक्सिमम ग्राफ या मिनिमम ग्राफ, ठीक है। मैक्सिमम ग्राफ या मिनिमम ग्राफ ये कब बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, जो देखो जैसे जैसे ये फंक्शन है और इसको लिखा ऐसे गया है, मैक्सिमम ऑफ, है ना, मैक्सिमम ऑफ जी ऑफ एक्स, जी टू ऑफ एक्स, है ना, ऐसे सो ऑन जी एन ऑफ एक्स। मतलब समझ रहे हो आप इसका, मतलब ये क्या है, इसमें बहुत सारे फंक्शन दे दिए हैं और उसका मैक्सिमम पोर्शन हमें बताना है ग्राफ के थ्रू, इसका हमें मैक्सिमम पोर्शन बताना है ग्राफ के थ्रू। ये क्या हो गया, ब्लर हो गई क्या वीडियो, अब हो गया क्लियर, ठीक है। उसमें ऐसे दिया हुआ है। अच्छा या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो फंक्शन है उसका मिनिमम पोर्शन बताना है जब हम पे बहुत सारे फंक्शंस गिवन है ना, जैसे कि ये हो गया हमारे पास जी वन ऑफ एक्स, फिर से वही जी टू ऑफ एक्स, क्या ये जा रहा है कहाँ एक्स तक, तो एस टाइप के फंक्शन गिवन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं पहले कि कोई फंक्शन है मान लो हमारे पास, ठीक है, और हमें एक्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो देख लो, ठीक है, कि मतलब पॉइंट देख रख के देख लो कि वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, वैल्यूज अगर आपको चाहिए हो तो आप ऐसे करके प्लॉट कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने इसमें रख दिया टू रख दिया मैंने, ठीक है। तो मैक्सिमम इस फंक्शन का क्या आएगा, टू आएगा, इस फंक्शन का क्या आएगा, टू स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा इसमें, मैक्सिमम ऑफ टू कॉमा फोर, इसमें से कौन सा मैक्सिमम है, फोर मैक्सिमम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, सिंपली, है ना। इसमें सारे फंक्शन में आप वैल्यू डाल के देख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है। ऐसे मान लो 0.5 इसमें वैल्यू डाल देते, तो मैक्सिमम ऑफ 0.5 और कॉमा 0.5 का स्क्वायर, जो कि होता है 0 पॉइंट वही अपना 25, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा 0.5,
ये वाला मैक्सिमम होता है। ठीक है, पॉइंट वैल्यू को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा छोटी हो जाती है। अच्छा, अगर मैं इसमें 1 डाल दूं तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम ऑफ 1 कॉमा 1 का स्क्वायर। तो कैसा आ गया? ये 1 आ गया यहाँ पे, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें और क्या कर सकते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन आप कर सकते हैं, एक सेकंड को मस्त सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ये आ गया, ये आ गया बढ़िया एग्जांपल। y इज इक्वल टू एफ एक्स और फंक्शन गिवन है हमारे पास, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस 2x। ये देखो यार, भयानक फंक्शन है बिल्कुल, है ना। इसको तो बनाने में 2 साल लग जाएंगे, नहीं? और x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई तक, इतने हिस्से की बात करनी है। ठीक है, तो देखो इसके लिए पहले तो यार क्या करूँ, आपको इंडिविजुअली बनाने पड़ेंगे ये दोनों। ठीक है, आपको ये दोनों अलग अलग बनाने पड़ेंगे यार। देखो फंक्शन मिले हुए नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग है। तो ये करवाया है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 पाई, ये आ गया पॉइंट पाई, पाई/2, 0, 3 पाई/2, है ना। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये तो बन गया साइन एक्स का। अब साइन 2x का कैसे बनाना सर? इसके लिए जरा एक बढ़िया वाली चीज समझो। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर मान लो तो होता, तो ये कुछ ऐसा बनता। ओके, भाई अगर cos x होता तो ऐसा बनता, 2x होता ना। अंतर समझ में आया दोनों का? जब भी हम x में या फिर एंगल में जब भी मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, अब मैं इसको लिख देता हूँ k, एक ऐसी जनरलाइज रिजल्ट। ठीक है, जब k आ जाएगा इसके आगे तो भैया हमारा ग्राफ जो है वो कंप्रेशन चालू कर देता है। ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये एक्सपेंशन चालू कर देगा। ये फिजिक्स में पढ़ा गया था हमने, और ज्यादा एक्सपेंशन। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख लो, जैसे मल्टीप्लाई बाय के हो गया, तो एक रूल की तरह लिख लो इसको। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, और जब मान लो y इज इक्वल टू कॉस के अपॉन सॉरी x अपॉन के आ गया, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। बढ़िया बात बताई ना, पता नहीं होगी पहले कभी। ठीक है, ऐसे करके हमें बनाना है। पर प्रॉब्लम ये है यार सर, ठीक है कंप्रेशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, बट भैया इसको बनाए कैसे ग्राफ में, है ना? क्योंकि हमें पॉइंट तो पता नहीं है, हम बस इसको कंप्रेस कर सकते हैं, और कहाँ कंप्रेस करना है ये भी नहीं मालूम। ठीक है, तो इस चीज का तरीका ये है कि ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को, ये मतलब 1 2 3 4 5 5 पॉइंट है हमारे पास। हम्म। ठीक है, तो 5 पॉइंट है हमारे पास, और पांचों पॉइंट को हम क्या करें, वैल्यू पुट कर लो y इज इक्वल टू 2x में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस 2x में वैल्यू पुट कर लो, आपको भी बढ़िया वाली मस्त ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन था मेरा जब मैं 0 था, तो भाई कॉस 2 इंटू 0, आहा ये तो 1 ही आ गया, क्योंकि कॉस 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 आ गया कॉस वाले फंक्शन में। ठीक है, अगले में देखते हैं। अब अगली अगली वाली वैल्यू क्या है? पाई/2, पाई/2 देखते हैं। 2 पाई/2, ये लो। ठीक है, तो ये आ गया कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? कौन बताया कितनी होती है कॉस पाई की वैल्यू? कम ऑन, अरे यार ना कटाओगे क्या भाई? हैं, कॉस पाई की वैल्यू बताओ चलो भाई। हम्म, सर भूल जाते हैं, अरे नहीं भाई, कॉस देखो, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू -1। ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू -1। अच्छा, अब क्या हुआ? कॉस पाई का वैल्यू आ गया -1। तो ये -1 कब आया? जब मैंने x का वैल्यू कैसा रखा, क्या रखा था मैंने, पाई/2 पे आ गया ये y का वैल्यू -1। ठीक है, ये दो वैल्यू मिल गई। अगला वैल्यू पुट करते हैं, है ना। अगला वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x का वैल्यू पाई रखते देखते हैं, तो ये आ गया पाई। 2 पाई का वैल्यू, 2 पाई पर तो कॉस 0 होता है ना। आई थिंक 2 पाई पर तो कॉस 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कॉस 2 पाई यानी कि 0। तो ये आ गया 0। अब x का वैल्यू जब पाई है तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, ये पॉइंट और मिल गया। चौथा पॉइंट और देख लेते हैं फटाफट। x का वैल्यू जब आ गया 3 पाई/2, कॉस 2 इंटू 3 पाई/2, 2 से 2 कटा, 3 पाई आया वैल्यू। 3 पाई का वैल्यू कैसे लिखूंगा अब मैं? ये ऐसे लिखूंगा मैं, इसको मैं करूंगा 2 पाई प्लस थीटा यानी कि पाई, है ना।
तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा देखो जरा कहाँ पे आता है। ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई कंप्लीट हो गया, उसके बाद थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस पाई यानी कि -1। ठीक है, कब आ गया ये, जब एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 पाई/2 है, वाई का वैल्यू आ गया -1 फिर से। ओके और हमारे पास अब वाई का वैल्यू किया जाता है जब एक्स का वैल्यू है 2 पाई, 2 पाई आ गया तो कॉस 2 × 2 पाई, तो ये आ गया कॉस 4 पाई। ओके, कॉस 4 पाई मतलब 0। ठीक है, कॉस 4 पाई मतलब 0। ओह सॉरी, कॉस पाई मतलब -1 होता है ना, 4 पाई 0 देगा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, या चेक करोगा कोई। हाँ आई थिंक -1 होनी चाहिए ना, चेक कीजिएगा 2 पाई का वैल्यू, वेट। और मदद हो गया पढ़ा थोड़ा सा। हम्म, ये तो हाँ जी 1 है। ओके, पाई वाली वैल्यू 1 है ना, कॉस पाई का भी 1 है क्या, ऐसे ना करो यार, बताओ तो सही ढंग से, हमको तो खुद वैल्यू याद नहीं रहती है, दिक्कत यही है हमारे साथ भी। ठीक है सर, इवन मल्टीपल 1। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, इवन मल्टीपल 1, अरे यार ये 0 लिख दिए हैं, इवन मल्टीपल 1 और ऑड मल्टीपल, ये भी 1, ऑड मल्टीपल -1 है ना। अब सही हो गया। ठीक है, आ रहा, तो चलो ठीक है, ये वैल्यू आ गई और हमने इतनी तो वैल्यू ली थी शायद। हाँ 3 पाई/2, हाँ ये सब हो गया। अब देखो जरा मैं पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, एक पॉइंट तो मेरा यहाँ पे आएगा कब, जब x इज इक्वल टू, मैंने बताया ना, जब x 0 है तो y मेरा 1 था, मतलब 0,1, 0,1 यहाँ पॉइंट पे आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, x जब पाई/2 है ना, तो y मेरा क्या है -1 है, मतलब यहाँ पे कहीं। ठीक है, -1। ओके, ये आ गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया जब x का वैल्यू मेरा पाई है, ये था पाई/2, y का वैल्यू 1 था, x का वैल्यू आ गया पाई, तो मेरा x y का वैल्यू 0 है। ठीक है, पाई पर यहाँ कट कर जाएगा ये, पाई पर यहाँ कट कर रहा है, हाँ बिल्कुल सही कट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये भी पॉइंट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू, हट जा मच्छर, 3 पाई/2। ठीक है, तो y का वैल्यू हो जाएगा -1, 3 पाई/2 पर -1, फिर से यहीं कट करेगा ये, वाह, यहाँ मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, तो ये ऐसे ग्राफ आएगा और ऐसे करके जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है अब और देखते हैं। हम्म, थ्री, अच्छा हाँ ठीक है, पाई पर इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है ये, अगर क्लियर नहीं हुआ आज वाला तो ये वाला ये कल दोबारा देखेंगे। ठीक है, प्रिपेयर नहीं हूँ मैं इसके लिए अभी, बट फिर भी 3 पाई/2 हो गया -1। ओके, तो देखो ये जो ग्राफ का प्लॉट हो रहा है हमारा, ये कुछ ऐसे बनेगा, पाई/2 तक तो चलो ठीक है, ये आ गया ऐसे। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसा हो रहा है। हम्म, अब क्या होना है, हम्म, पाई पर ही कैसे कट कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ है ना, पाई पर इसका वैल्यू 1 आना चाहिए था, -1 आ रहा है लेकिन मेरा, एक मिनट, एक्स का वैल्यू पाई रखा तो वाई का वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पर कट करेगा क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करे, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं ठीक है बताऊंगा, फिलहाल आप ऐसे समझो उसको कि ये कोई लाइन होगी, एंड देन ये फिर 1 वैल्यू आनी चाहिए पाई पर इसकी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आ गया ऐसा, ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, एंड अगेन ये ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये बनने ऐसे वाला है, मेनली ये ऐसे बनेगा। ओके, तो बस हमको क्या करना होता है वो चीज समझो
कि मैक्सिमम कैसे देखना है इसका, ठीक है। मैक्सिमम को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे देखना है। तो भाई अब जरा ध्यान से देखना, ये आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, ऊपर ये आ गया, फिर ऊपर ये आ गया, ओके, और ये चलता चला गया, ओके ना। ये चीज भी ऊपर ही आ गई, और ये जो हो गया हमारा, ये सारा मैक्सिमम पोर्शन हो गया। समझ में आया कि ग्राफ बना कौन सा वाला है। एक्चुअल में हमने दो ग्राफ को कंबाइन करके हमने इसका मैक्सिमम पोर्शन बनाया सिर्फ, कि दोनों ग्राफ में जो भी सारी मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगी वो सारी हमें ये मिलेंगी। अब आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ऐसे करके फंक्शन लिखना, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके लगाना, वो जो हम हर बार करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसके बीच में देखना है, ठीक है, इसके बीच में कौन सा फंक्शन है और कैसा है। जैसे कि 0 से जो भी मान लो, ये अगर मान लो मान लेते हैं चलो ऐसी कि भाई ये x इक्वल टू ए पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो आपको लिखना है कि भाई x जो है वो मेरा कैसा है, 0 से मेरा a के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इसका वैल्यू आएगा वो किस कौन से फंक्शन का आएगा, बस ये लिखना है कौन सा फंक्शन है ये है 2x वाला फंक्शन, मतलब cos वाला। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू cos 2x आ जाएगा, कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऐसे करके उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट देख लेना जिसपे भी इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं ये बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। तो हम ये बताएंगे कि जब मेरा ए से बी के बीच में एक्स है तो मेरा कैसा हुआ, ये कौन सा ग्राफ आ गया, साइन एक्स। साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव, तो ये मेरा पॉजिटिव आ जाएगा साइन एक्स, ऐसे, ठीक है। एंड ऐसे सो ऑन करते करते आप ये पूरी डेफिनेशन इसकी तैयार कर दोगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का वाला सीन। अगर मिनिमम होता तो आप क्या करते, सारी नीचे वाली वैल्यूज ले लेते ऐसे, ठीक है, जो भी नीचे जाती, जो भी सेकंड वाली नीचे होती, ठीक है, ये वाली ऐसे। आई होप ये ग्राफ क्लियर होगा, ठीक है। इसके वैल्यूज में डिफिकल्टी है थोड़ी सी, इसको दोबारा हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, पर टाइम बहुत लग जाएगा इसमें, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं, ओके। बस आपको ये चीज समझनी है कि जब आपके पास मैक्सिमम कॉमा ऐसे फंक्शंस आ जाए बहुत सारे, आपको उन्हें प्लॉट करना है और उसका मैक्सिमम वाला प्लॉटिंग देखना है, ठीक है। सही है, समझ में आ गया भाई सारा। अभी तक का सब कुछ बताओ, आरती मैम बताइए भाई, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तो ये होता है आपका कर्व ट्रेसिंग का एंड, cos पाई इज इक्वल टू है -1 ही होता है, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, -1 होता है। बट ये सोचो, तुम ये सोचो ना कि अगर मान लो यहाँ पे मैं -1 वाली वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सोचो, तो क्या होगा, ये वैल्यू की यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ऐसी जाती रहेगी, या ये और जाएगी ऐसे नीचे करके। और अगर ऐसे जा भी रही है तो फिर ये एकदम से यहाँ पे कैसे इंटरसेक्ट कर सकती है ना। यहाँ वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ठीक है ना हमारा 3 बाय 2 पे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। मैं लास्ट वाला स्टेप जब देखा हूँ इसमें, तो ये तो बिल्कुल ठीक रखा है हमने कि जब यहाँ पे होगा तो ये भाई पाई की वैल्यू -1 आ जाती है, -1 आ रहा है। तो मेरे को यहाँ पे डाउट हो रहा है, इसको मेरे को चेक करना है, और कहीं पे डाउट नहीं है। डाउट यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर ये चीज इंटरसेक्ट कर रही है 101%, और यहाँ पर भी चीज इंटरसेक्ट कर रही है 101%, ये वैल्यू होगी भी, तो पाई पे अगर -1 वैल्यू जाती है तो 3 पॉइंट पर कैसे लाऊं मैं इसको, ऐसे करके लाऊं, क्या करूं, ठीक है। बेसिकली मुझे जहां तक मालूम है ये फंक्शन ऐसे करके बनेगा, एंड देन फिर नीचे आएगा, एंड देन फिर ऐसे बनेगा, क्योंकि ये कंप्रेस ग्राफ है, ठीक है। जो जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से ये ऐसे बनेगा, ओके। तो ये चीज क्लियर क्लियर कर लेना आप लोग। आप लोग इसको गूगल पे डाल के देखोगे, आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, ग्राफ देख सकते हो, ओके सर, ठीक है। आई होप आपको अभी तक सारा कुछ क्लियर होगा। देखो कर्व ट्रेसिंग एंड हो गया है, ओके। तो थैंक यू सो मच, आपने सब कुछ ज्वाइन किया, अच्छे से पढ़ा। तो कर्व ट्रेसिंग का एंड है ये, 6 लेक्चर लग गए पूरे भाई साहब इसके। ओह सर 1 मिनट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछ रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। कुछ बोलना है बोलिए ना प्लीज, कुछ बोलना है बोलिए। क्या रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें क्या? अच्छा हम नहीं कर सकते। बोलो बच्चा। आया होगा बड़ा समझ, अच्छा। cos 180 प्लस थीटा माइनस अबे यार, अच्छा, तो यहाँ मिस हो गया। हाँ, हम्म, सो पॉजिटिव आएगा, बात तो ठीक है, बात आपकी ठीक है। cos 180 प्लस थीटा है ये,
है ना। हम्म, सही बात है। चलो +1 आएगा अब यहाँ पे, है ना। तो मतलब पाई पे वैल्यू +1। हा, क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, देखा। देखा। तो ये चीज थी y = चलो ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, मैडम ने बता ही दिया। यहाँ पे 2 पाई आ रहा था ना, आई थिंक। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी 2 पाई की वजह से। यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू है 2 पाई की वजह से। ठीक है। हम्म, जब मैंने वैल्यू पाई/2 रखी थी यहाँ पे। खुशी, और क्या होगी खुशी। हम तो ऐसे ही बनाए हैं ना, सही। ठीक है, तो भाई चेक कर लेना। और देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है आपको, उसका मालूम है ना। मैंने बताया भी था पहले कैसे निकालते हैं, है ना। क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये सब पॉइंट आपको मिल जाएंगे। जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, आपको क्या करना है, बस साइन एक्स एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ के इक्वल रखो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक्स का वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते आप ऐसे। ठीक है, तो दूसरे ग्राफ को इसके इक्वल रखो, उसके बाद सॉल्व करो। देखो इसका फंक्शन होता है, ये मैं फंक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे 2x जो होता है वो होता है हमारा 1 - 2 sin² x = sin x, है ना। अब इसमें क्वाड्रेटिक बन गई है। ओके, इसमें क्वाड्रेटिक बन गई, यानी कि 2 sin² x + sin x = 1 या -1 = 0। ठीक है, इसको आप इधर ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा। देखो मत ही ले जाओ, ठीक है। क्वाड्रेटिक की तरह इसको सॉल्व कर लो, sin² x की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा x² की तरह ट्रीट होगा और ये हमारा x की तरह ट्रीट होगा, और ये तो है ही कांस्टेंट। ठीक है, 2 1 एंड -1 = 0। क्वाड्रेटिक लगाना है यहाँ पे, वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। ठीक है, वैल्यूज में बताऊं क्या क्या मिल सकती हैं, पता नहीं क्या क्या मिल सकती हैं। ठीक है, अजीब सी आएंगी, बट हाँ आ जाएंगी। प्लीज इसको करके देखना, मेरे पास टाइम नहीं है मैं करके देखूं। वैसे कर सकते हैं बट नहीं है, ठीक है, मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है यार, कर्व ट्रेसिंग बहुत सारा हो गया भाई, खत्म कर देते हैं उसे। और अब की बार लिमिट स्टार्ट करेंगे, और मुझे नहीं पता अब क्लास कब होने वाली है। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन चल रही है। तो देखते हैं क्लास कब होती है। क्या क्या बार है आज, आज मंडे है। ठीक है, मंडे है ना आज, तो ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को शायद लगा सकते हैं, अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, फिलहाल आप लोग क्या करोगे, अगर कुछ चीज आपके पीछे छूट गई है तो आप वो करके देखोगे। ओके, बाकी क्वेश्चन वगैरह चाहिए हो कर्व ट्रेसिंग के तो मुझसे ले सकते हो, बना के देख लेना घर पे। ठीक है, ओके सर, है ना। आरती जी, आपको आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा ना। ओके ओके सर, ओके शाबाश, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, कर्व ट्रेसिंग एंड हो गई है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पीडीएफ वगैरह थोड़ा लेट आएंगी, ठीक है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा बनाने का। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। टाटा टाटा टाटा।